नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और आज हम करेंगे चैप्टर 6 सिटीजनशिप। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिटीजनशिप का क्या है कि इंडिया में आज के टाइम में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है सिटीजन, एक होता है एलियन। तो सिटीजन जो होते हैं वो होते हैं फुल मेंबर ऑफ इंडिया, और जो एलियन होते हैं वो होते हैं जो हम दूसरी कंट्रीज़ के हैं। ठीक है, जो दूसरी कंट्री से आए हैं। तो जो एलियन होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन वो होता है जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छे हैं जिस कंट्री के साथ, और एनिमी एलियन वो होता है जिसके साथ हम वॉर पे हैं, यानी कि जिनके साथ हमारा वॉर होता रहता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल के तरीके से लिया गया है, लेकिन एनिमी एलियन में ये नहीं आता है। आप अगर मान लीजिए पाकिस्तान से कोई इंसान आता है अभी घूमने के लिए इंडिया में, तो वो जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं सकता है, वो आ सकता है। ठीक है, तो एलियन के पास जो है हमारा जो पहले सिटीजन का देखते हैं कि सिटीजन जो है फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट होता है। उसके कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, और कुछ उसके फंडामेंटल राइट होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन जो एलियन होते हैं दे आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, और उनके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट भी नहीं होते हैं अगर वो हमारी कंट्री में हैं तो। ठीक है, उसी हिसाब से उनके पास जो राइट होते हैं, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट भी होते हैं उनके पास। तो वो जो फंडामेंटल राइट है या जो और अदर राइट हैं वो कम होते हैं देन द इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन्स। और एलियन और फ्रेंडली एलियन जो कैटेगरी है उसके अंदर भी जो राइट होते हैं, फ्रेंडली एलियन के पास ज़्यादा होते हैं और एनिमी एलियन के पास जो है राइट कम होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। यानी कि जो एलियन एनिमी एलियन है वो आर्टिकल 22 को एंजॉय नहीं कर सकता है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ हमारे राइट्स हैं, कुछ प्रिविलेज हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, और जो जो एलियन के लिए नहीं है। जो लोग दूसरी कंट्री से आए हुए हैं उनके लिए जो है ये राइट्स नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या राइट्स हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि धर्म, जाति का, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 है ये आपका एलियन के लिए नहीं है, यानी कि जो लोग दूसरी कंट्री से आए हैं उनके लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आपके पास ये चांस नहीं होता है कि जैसे आप किसी दूसरी कंट्री से आए हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आप यूएस में जाते हैं या आप रशिया में जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ की पुलिस में डिपार्टमेंट में आप काम नहीं कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। उसी तरीके से अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हम लोग भी नहीं दे सकते हैं, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है और दूसरी कंट्रीज के लोगों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19। यानी कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, जो आपका मूवमेंट है वो राइट जो है आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है। नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि आपका कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, आपको कल्चर के लिए कुछ करना है। एजुकेशनल जो आपके राइट है कि आप पढ़ सकते हैं, तो वो सब आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर आता है। वो भी आपके जो है एलियंस को डिनाई होते हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आप वोट नहीं कर सकते हैं लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हो मेंबरशिप के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास ये राइट है।
एलिजिबल टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यानी कि इस तरीके के जो पब्लिक ऑफिस हैं इसको होल्ड करने की एलिजिबिलिटी भी वी हैव द एलिजिबिलिटी टू होल्ड द सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। बट अगर कोई दूसरी कंट्री से आया है तो उसके पास जो ये राइट हैं वो नहीं होते हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव सम ड्यूटी टूवर्ड्स आवर इंडियन स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स देना है, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है उसके लिए आप जो है एलिजिबल होते हो। यानी कि या तो आप जन्म से हैं या फिर नेचुरलाइजेशन के तरीके से अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के तो आप प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस के लिए जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये दोनों मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। ठीक है, जबकि यूएसए के अंदर क्या होता है, यूएसए के अंदर आप बाय बर्थ ही अगर आप उसके सिटीजन हैं तो बाय बर्थ ही आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, दैट मीन्स प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं तो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हो इलेक्शन में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अगर आपको ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, बस आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये चैप्टर आपको करा रही हूँ। अदरवाइज इसमें से कभी भी ऐसे कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपना सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के, और किस तरीके से जो है सिटीजनशिप जो है हमारी वो मतलब हटाई जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या प्रावधान है, क्या आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 5 से 11 तक जो है और पार्ट 2 के अंदर ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी टाइम सिटीजनशिप के मैटर में या कोई भी मैटर रिलेटेड है उससे, उसमें उसको इनेक्ट कर सकता है, कोई भी फेर बदल जो है लॉ के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसको टाइम पे चेंज किया गया है। यानी कि हमारा अभी भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसको इनेक्ट किया गया था, जो हमारी पहली सरकार आई थी उसके द्वारा। यानी कि यहाँ पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाया गया था उसके अंदर ऐसे कुछ खास प्रावधान जो है लाए नहीं गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वहाँ पे जो लीडर थे उन्होंने बोला कि भाई जो पार्लियामेंट बनेगी, जो हमारी गवर्नमेंट आएगी, वही जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है जो प्रोविजन है वो लेकर आएगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरी, यानी कि 4 टाइप के यहाँ पे लोग होते हैं जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, पहला है या तो आपके पास डोमिसाइल हो, दूसरा है कि जो माइग्रेट हुआ है इंडिया के अंदर पाकिस्तान से, और तीसरा है कि आप पहले माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया और उसके बाद आप वापस आ गए। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं और आप अपने आप ही फिर सिटीजनशिप जो है वो आपको मिल जाएगी, या तो पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस, यानी कि आपके पास डोमिसाइल है आपका इंडिया का, और जो एक कंडीशन यानी कि 3 कंडीशन है उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? या तो आप इंडिया के अंदर बोर्न हुए हैं, पहली कंडीशन क्या है, या तो आप इंडिया के अंदर बोर्न हुए हैं बाय बर्थ, आप जो है सिटीजन है इंडिया के, या फिर either ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, यानी कि माता पिता में से कोई एक जो है वो इंडिया के अंदर बोर्न हुआ है, और तीसरा है इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आप 5 साल
जो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट से पहले आप 5 साल इंडिया के अंदर रहे हैं तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया जो है बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक पर्सन जो है वो माइग्रेट हुआ है इंडिया के अंदर पाकिस्तान से और इंडिया का बिकेम एन इंडियन सिटीजन। उसके पीछे कंडीशंस क्या क्या हैं कि इफ़ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या फिर उसके कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट्स जो होगा वो बोर्न हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है, या तो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या फिर इंडिया में हो। ठीक है, एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द टू कंडीशन। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि या तो पेरेंट्स या वो खुद या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जो है बोर्न हुए हों। लेकिन इसके लिए भी 2 कंडीशन है। पहला, वो जो है इंडिया के अंदर माइग्रेट हुआ है बिफोर 19 जुलाई 1948। इससे पहले अगर वो माइग्रेट हुआ है, ही हैड बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। ठीक है, और दूसरा है कि वो इंडिया में ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 में आया है, यानी कि इस डेट के 19 जुलाई 1948 के दिन आया है या फिर इसके बाद आया है, तो वो रजिस्टर करवा सकता है कि वो इंडिया का सिटीजन जो है बनना चाहता है। ठीक है, बट ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली अगर उसने 6 महीने जो एप्लीकेशन उसने दी है उससे पहले अगर वो 6 महीने इंडिया के अंदर जो है रह चुका हो। समझ में आया इतना कि क्या है कि जो इंसान पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आया है या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं, और यहाँ पे कंडीशन क्या लग जाती है कि वो जो माइग्रेटेड पर्सन है वो इंडिया के अंदर या तो 19 जुलाई 1948 से पहले आया है या फिर उसके बाद अगर वो आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन देने से पहले वो 6 महीने के लिए इंडिया के अंदर रह चुका हो। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो इंसान माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर, लेकिन बाद में वो वापस जो है इंडिया के अंदर आ जाता है सेटल होने के लिए और इंडियन सिटीजन बनना चाहता है। कोई भी रीजन हो सकता है, उसको पसंद नहीं आया जो भी है। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1 मार्च 1947 यहाँ पे ये जो डेट है वो है कि अगर कोई इंसान माइग्रेट होता है पाकिस्तान के अंदर इंडिया से पाकिस्तान में अगर वो जा रहा है 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में वो वापस आ जाता है, तो उसके लिए यहाँ का सिटीजन बनने के लिए उसको पहले 6 महीने यहाँ पे रहना पड़ेगा और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो है उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के सिटीजन बन सकता है। फिर नेक्स्ट है भाई कि ए पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि कोई भी एक पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में, और इंडिया तो है ही, बट हु इज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि जैसे पहले क्या राजा महाराजा नवाब इतने सारे लोग होते थे तो वो इंडिया के बाहर भी तो रह सकते हैं ना। तो ये बोलते हैं कि या तो पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं और वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उसके बाद वो सिटीजन बनना चाहते हैं, तो he has been registered as citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country of his resident, whether before or after the commencement of the constitution. Thus the constitution covers the overseas Indians who may want to acquire Indian citizen. ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे उसके पास वो जो प्रोविज़न है वो कवर उसका होना चाहिए, जो भी ये जो कंडीशन है उसकी इंडिया का सिटीजनशिप बनने के लिए। तो ओवरऑल
हमारे पास 4 तरीके के लोग हैं। पहला, पर्सन जिसका डोमिसाइल है इंडिया का। दूसरा, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है। और तीसरा, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान लेकिन बाद में वो वापस इंडिया में आ जाता है। और चौथा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडियन है वो बाहर रह रहा है लेकिन बाद में वो सिटीजन बनना चाह रहा है इंडिया का। ठीक है, तो ये सारी जो है कंडीशंस हैं सिटीजनशिप लेने के लिए। उसके बाद इन सब के अलावा भी कुछ कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है सिटीजनशिप को लेके। पहला है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर किसी ने वॉलेंटरीली अपनी सिटीजनशिप जो है किसी दूसरी कंट्री की ले ली है तो अपने आप ही यहाँ की जो सिटीजनशिप होगी, इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी, वो अपने आप डीम्ड हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। वो इंडिया का सिटीजन और नहीं रहेगा। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर जा कर के किसी फॉरेनर लड़के या लड़की से शादी कर लेते हैं वहाँ पे ग्रीन कार्ड लेने के लिए, तो यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो जो है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड है, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। Third is, Parliament shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। यानी कि पार्लियामेंट के पास आपके पास जो है पावर होती है कि वो किसी भी टाइम पे सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकता है एक्विजिशन के बेस पे। विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन के किस तरीके का है तो टर्मिनेट हो जाता है आपका सिटीजनशिप, और भी बहुत सारे फेरबदल जो है पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि 1955 का जो सिटीजनशिप, जो हमारी पहली गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आई थी उन्होंने जो है इसको बनाया था। तो ओरिजिनली जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है वो हमें प्रोवाइड करवाता है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी, लेकिन बाद में इसको जो है हटा दिया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। ठीक है, तो एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि किस तरीके से जो है हमें सिटीजनशिप मिल सकती है, तो हमें 5 तरीके से मिल सकती है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो बाय बर्थ देख लेते हैं कि क्या इनकी किस तरीके से है। यानी कि कोई भी एक इंसान ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी के दिन या फिर उसके बाद, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले अगर वो बोर्न हुआ है इंडिया के अंदर तो वो इंडिया का सिटीजन रहेगा बाय बर्थ। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स की जो है नेशनलिटी कुछ भी हो वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन अगर वो इस 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले यहाँ इंडिया में पैदा हुआ है तो वो जो है सिटीजन रहेगा इंडिया का बाय बर्थ। उसके बाद ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है कि अगर इसके बाद आप जो है बोर्न होते हैं तो या तो आपके पेरेंट्स, इधर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि कोई एक पेरेंट जो है या तो माता या पिता जो है उसके सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उसके जन्म के टाइम पे। उसके बाद अगर आप इंडिया में बोर्न हुए हैं 3 दिसंबर 2004 पर या फिर उसके बाद आप पैदा हुए हैं और कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आपके या तो दोनों माता पिता जो है इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर कोई एक होना चाहिए। बस शर्त ये है कि वो जो इंसान है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यानी कि या तो 3 दिसंबर 2004 के
बाद क्या होगा कि आपके या तो दोनों पेरेंट जो है सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, या फिर कोई एक पेरेंट यानी कि या तो मम्मी या पापा आपके जो है सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। पहली कंडीशन या तो दोनों या फिर कोई एक, लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उनमें से कोई भी। अगर कोई मान लीजिए एक कोई है बांग्लादेश का इंसान है, एक हमारी जो मम्मी है वो इंडिया की है, दोनों की शादी हो जाती है, वो यहाँ इंडिया में रह रहा है बांग्लादेश से आके, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा मतलब जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं है, तो वो इलीगल माइग्रेंट होगा। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेशन की अगर वो हो गया प्रूव कि इलीगल है, तो आप जो है बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन कहाँ से होता है? बांग्लादेश से होता है। नेक्स्ट है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट का जो बच्चे हैं, ठीक है, इन इंडिया एंड एनिमी एलियन के जो बच्चे होंगे वो जो है इंडिया की सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉरेन डिप्लोमेट के जो चिल्ड्रन हैं उनको सिटीजनशिप लेने के लिए जो है वो बाय बर्थ सिटीजन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो दे कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। ओके, नेक्स्ट इज बाय डिसेंट, यानी कि एक पर्सन अगर बाहर पैदा हुआ है इंडिया के आफ्टर 26 जनवरी 1950, अगर वो बाहर पैदा हुआ है और 10 दिसंबर 1992 से पहले, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, तो इज दैट पर्सन विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। अगर उसके फादर जो है वो इंडिया के सिटीजन हैं एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के टाइम पे अगर उसके फादर जो हैं वो सिटीजन है इंडिया के, तो वो जो बच्चा होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा बाय डिसेंट। ठीक है, उसके बाद अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई इंसान पैदा होता है, तो या तो उसका पेरेंट, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि फिर उसके बाद कोई भी एक पेरेंट जो है उसका इंडिया का होना चाहिए, तो दैट चिल्ड्रन विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। उसके 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या होगा? उसके बाद एक जो पर्सन अगर इंडिया के बाहर पैदा होता है तो वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट नहीं होगा, या तो उसका जो 1 साल के अंदर जो बच्चा होता है 12 महीने के अंदर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा दो इंडियन एम्बेसी में या इंडियन कॉन्सुलेट जो होता है वहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन करा दो विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सैड पीरियड, यानी कि जो उसका 1 साल का टाइम है उसके अंदर या तो आप रजिस्टर करवा दो इंडियन कॉन्सुलेट में, अगर वो पीरियड आपका एक्सपायर हो जाता है यानी कि 1 साल हो जाता है और आप नहीं करवा पाते हैं रजिस्टर, तो उसके बाद भी आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी। और साथ ही अगर आपका बच्चा माइनर है, ठीक है, अगर आपका बच्चा माइनर है और उसके पेरेंट्स को उस बच्चे को सिटीजन बनाने के लिए रिटन में देना पड़ेगा कि माइनर जो चाइल्ड है दैट ही और शी डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि अगर आपका पासपोर्ट उसके पास जो है किसी दूसरी कंट्री का नहीं होना चाहिए और उसके पेरेंट्स जो है ये रिटर्न में देंगे। ओके, फर्दर अगर जो माइनर चाइल्ड है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, तो यहाँ पे शैल सीज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही डज नॉट रिनाउंस द सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ऑफ, अगर वो जो है बच्चा इंडिया का भी बन जाता है सिटीजन और किसी और अनदर कंट्री का भी होता है, तो यहाँ पे सीज कर दिया जाता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उस बच्चे को, और उसको 6 महीने का जो है टाइम दिया जाता है ऑफ हिज अटेनिंग फुल एज, यानी कि फुल एज मतलब यहाँ पे 18 ईयर
ओके। तो यहाँ पे उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप कौन सी कंट्री का सिटीजनशिप जो है चाहते हो। तो अगर उसने दूसरी कंट्री का छोड़ दिया तो आप इंडिया के सिटीजन रह जाओगे, और अगर नहीं छोड़ा तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप जो है छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, कि भाई बाय रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हम रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके आप अगर में एक एप्लीकेशन होता है, उसको आप रजिस्टर करेंगे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन, बस इलीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप 7 साल तक इंडिया के अंदर जो है रहे हैं, तो आपको बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप जो है मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा है, सिटीजन ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि आप अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर कहीं भी आप रह रहे थे और अब आपको सिटीजनशिप जो है इंडिया की चाहिए, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। ए पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया और 7 साल से वो इंडिया के अंदर रह रहा है रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, तो आप जो है इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि एक पर्सन ऑफ फुल एज और कैपेसिटी जिसके पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भी आप ये रजिस्ट्रेशन आप करा के और सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि कोई भी एक पेरेंट वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ऑर्डिनरली वो 12 महीने के लिए जो है इंडिया के अंदर रह चुका है, यानी कि 1 साल के लिए आप रह चुके हैं, आपका कोई भी एक पेरेंट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन रह चुका है, तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज रजिस्टर्ड एंड ओवरसीन सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 years, यानी कि आप अगर आउटसाइडर हैं तो ओवरसीज सिटीजन आपके कार्ड होल्डर आप हैं 5 साल के लिए और 12 महीने के लिए आप इंडिया के अंदर रह चुके हैं, तो भी आप जो है सिटीजन यहाँ पे बन सकते हैं इंडिया के बाय रजिस्ट्रेशन। A person shall be deemed to be of Indian origin if he or either of his parent was born undivided India in such other territory which became part of India after the August 15, 1947. Okay. All above the category of person must take an oath of allegiance before they are registered as citizen of India, यानी कि आप अगर सिटीजन ऑफ इंडिया के बाय रजिस्ट्रेशन अगर आप सिटीजन बन रहे हैं तो आपको ओथ लेना मस्ट है, आपको वो ओथ लेनी पड़ेगी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू जाते हैं या एसएससी के थ्रू जाते हैं, तो भी आपको ओथ जो है लेनी पड़ती है। ठीक है, वही सेम ओथ होती है। फिर आ जाते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, किसी भी इंसान को दे सकती है, बस इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए वो। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, देखिए ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए बाय नेचुरलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है और आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो आप उस किसी ऐसी कंट्री के सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए आपको कि अगर कोई दूसरी कंट्री है, मान लीजिए कोई एक कंट्री है और आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको सिटीजनशिप नहीं देगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी फिर उसको वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो अगर आप ए कंट्री बी कंट्री के लोगों को सिटीजनशिप दे रही है तो बी कंट्री भी ए कंट्री के लोगों को सिटीजनशिप देगी। ठीक है,
पहला कंडीशन ये है। दूसरी है कि अगर कोई भी किसी कंट्री का सिटीजनशिप है और वो बोलता है कि मैं आपकी कंट्री का सिटीजन बनना चाहता हूँ, और लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उसको बताएगी कि देखिए अगर आप यहाँ के सिटीजनशिप बनते हैं तो आपको दूसरी आपकी जो कंट्री है उसका जो सिटीजनशिप है वो छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो इस बात पे एग्री कर जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है एज ए टू बिकमिंग अ इंडियन सिटीजन, तो वो बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है। थर्ड आते हैं that he has either resided in India or been in service of the government of India or partly one or partly other period of 12 month। यानी कि या तो आप 12 महीने के लिए इंडिया में रह चुके हैं या फिर 12 महीने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस दे चुके हैं, या फिर आप 6 महीने के लिए इंडिया में रह चुके हैं और 6 महीने के लिए सर्विस कर चुके हैं, तो भी आप बाय नेचुरलाइजेशन जो है आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है। यानी कि ओवरऑल मिला के 12 महीने का पीरियड जो है वो आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अब नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक कैच है कि ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ he has either resided in India or service of a government in India, partly one or other period amounting in aggregate to not less than 11 years। समझे कि यहाँ पे आपके जो 12 महीने इमीडिएटली पूरे करने पीरियड का जो टाइम है जो सी के अंदर दिया गया था, उससे पहले आप या तो इंडिया के अंदर 11 साल के लिए रह चुके हैं, या फिर आप 11 साल के लिए सर्विस दे चुके हैं, या फिर आप हाफ टाइम सर्विस दे चुके हैं और हाफ टाइम आप रह चुके हैं। ओवरऑल मिला के जो आपका पीरियड है वो 11 ईयर जो है होना चाहिए, 11 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। तब आपको जो है बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगी। ठीक है। ई पे आते हैं। ई बोलता है कि गुड कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए आपका। He has an adequate knowledge of language specified by the 8th schedule of the constitution। यानी कि 8th शेड्यूल जो है हमारा वो होता है लैंग्वेज के लिए। ठीक है। तो 8th शेड्यूल में आपको जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज आपको स्पेसिफिकली आनी चाहिए। ठीक है। उसके जी पे आते हैं कि देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, वो इन सारी कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकती है अगर आप जो है किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, जैसे साइंस में, फिलोसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर अगर आपने इस तरीके की कोई भी सर्विस दी है, तो आपकी जो ये ऊपर की जितनी भी कंडीशन है एफ तक जो कंडीशंस हैं वो आपकी हट जाएंगी, वो आपकी हटाई जा सकती हैं और आपको इंडिया का सिटीजन जो है बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ओथ लेनी पड़ेगी टुवर्ड्स द एलिजियंस ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ओथ लेना मस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि जो फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गई है। जैसे पहले सिक्किम जो है इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं था, वहाँ पे चोग्याल जो है डायनेस्टी रूल करती थी। लेकिन जब सिक्किम के लोग इंडिया का पार्ट बने, यानी कि जो वो टेरिटरी है हमारी वो इंडिया का पार्ट बनी, तो यहाँ पर भी वहाँ के स्पेसिफिक जो लोग थे तो वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएंगे, तो वो दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे पौंडीचेरी ले लेते हैं, सिक्किम तो हमने देख ही लिया है कि कैसे बन गया था पार्ट, फिर पौंडीचेरी देख लेते हैं। तो जैसे जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना, ये फॉरेन टेरिटरी था क्योंकि यहाँ के लोगों के पास जो सिटीजनशिप थी, ये पौंडीचेरी पे रूल किसने किया था? पौंडीचेरी पे रूल किया था किसने? फ्रेंच लोगों ने, है ना। तो यहाँ की जो सिटीजनशिप थी वहाँ के लोगों के पास वो फ्रेंच की सिटीजनशिप थी। तो जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 जो है वो इशू किया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर, और यहाँ के लोगों को इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो मिली। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं
स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड, के आसाम अकॉर्ड के अंदर जो सिटीजनशिप है लोगों को, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो बनाए गए थे। तो वो देख लेते हैं कि क्या था। Citizenship Amendment Act 1985 added the following special provision as to citizenship of person covered by Assam Accord. Okay, फर्स्ट है ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम, जो कि आसाम के अंदर आए थे फर्स्ट जनवरी 1960। देखिए नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माइग्रेशन की बांग्लादेश से रहती थी, तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे कुछ प्रोविजन जो है आसाम अकॉर्ड के थ्रू जो है लेके आए गए थे। वो क्या थे कि जितने भी इंडिया के लोग हैं जो आसाम के अंदर आए हैं बिफोर 1 जनवरी 1966 बांग्लादेश से जो आए थे 1 जनवरी 1966 से पहले, एंड हु हैव ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन आसाम, जो कि आसाम के अंदर रह रहे हैं सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू आसाम, शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज फ्रॉम द 1 जनवरी 1966। यानी कि उनको सिटीजनशिप जो है वो वहाँ पे जो उनकी सिटीजनशिप है वो डीम्ड हो गई है। सेकंड है एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम ऑन और आफ्टर द 1 जनवरी 1966, लेकिन 25 जनवरी 1971 से पहले जो बांग्लादेश से वहाँ पे आए हैं एंड आसाम के अंदर रह रहे हैं सिंस द डेट ऑफ एंट्री इनटू आसाम एंड हु हैज बीन डिटेक्टेड टू द फॉरेनर, जो कि शैल रजिस्टर हिमसेल्फ, और डिटेक्ट हुए हैं फॉरेनर वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सच अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पज एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। यानी कि यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल, जो पीरियड है 10 साल का वो होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज ए फॉरेनर, बट इन द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर ही शैल हैव सेम राइट ऑब्लिगेशन एज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग द राइट टू वोट। यानी कि एक्सेप्ट राइट टू वोट, उसके पास सारे राइट होने चाहिए, सारे ऑब्लिगेशन जो है वो 10 साल के पीरियड के अंदर होने चाहिए, तो आप सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लॉस ऑफ सिटीजन हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए, और साथ में आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से ना बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।